हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर। तो इससे पहले मैं आपको 10th क्लास के इंग्लिश साइंस हिंदी के जितने भी सॉल्यूशन थे बता चुकी हूँ। इसी तरह से मैंने 12th का बताया था और आज मैंने लिया आपके लिए 9th क्लास का साइंस का पूरा पेपर सॉल्यूशन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इसमें मिलेंगे, जो कि एग्जाम में इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार जो पूछे जाते हैं वो। और इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताते चलूँगी जो क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जाते हैं अब तक। चलिए फटाफट देख लेते हैं। प्रोसेस का भी सेम वही है, रिटर्न में आपको 70 मार्क्स का होता है और 30 आपको मिलते हैं पूरे प्रैक्टिकल के। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स जैसे 10th में होता है सेम यही, पहले फिजिक्स मिलेगी फिर केमिस्ट्री देन बायो। टाइमिंग आपकी यही होती है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको रीड करने के मिलते हैं पेपर और 3 घंटे पेपर करने के लिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आएंगे, फिर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ये मिलेंगे, फिर लॉन्ग। फिजिक्स में देखो पहला क्वेश्चन आपका विस्थापन की दर कहलाती है। तो विस्थापन की दर क्या कहलाती है? वेग, चाल, त्वरण, संवेग में से ये कहलाती है वेग। समय वेग ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, ये करता है त्वरण। विस्थापन भी करता है और त्वरण भी करता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो ये होती है बल के आवेग की। और इनके आपको मात्रक आने चाहिए। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये एक सदिश राशि है और इसे ए से लिखते हैं, त्वरण को एक्सीलरेशन। बल यानी फोर्स, इसका मात्रक न्यूटन होता है एसआई पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, डी वाई यानी डाइन। ठीक है, एसआई में पूछे तो न्यूटन और उसमें सीजीएस पद्धति में डाइन। और 1 डाइन बराबर कितने होते हैं? 10⁵, ये पूछा गया एग्जाम में। फोर्थ हमारा आवेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी। सेकंड हमारा टाइम का होता है, किलोग्राम मास का होता है। नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर, फर्स्ट में आपके ऑब्जेक्टिव थे, अब यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट 2 मार्क्स के, फिर शॉर्ट आएगा 4 और लास्ट में आपको 7 नंबर में आपको लॉन्ग मिलेगा। उसके बाद आएगी आपकी केमिस्ट्री। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत किसे कहते हैं? ये खूब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आइंस्टीन का आता है E बराबर mc², इसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत मैं ओरली आपको बोल दे रही हूँ, आप किसी पे नोट डाउन कर लो। इन्होंने बताया था कि जब किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उसके बाहर में कुछ आंशिक कमी होती है। जब किसी ठोस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसके भार में आंशिक कमी महसूस होती है। भार में ये कमी हटाए गए, ठीक है, भार में ये कमी हटाए गए वस्तु द्वारा उस भार के बराबर होती है। ठीक है, ये इनका आर्किमिडीज का सिद्धांत था। नेक्स्ट है, ग्लास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का ग्लास में क्यों गिर जाता है? तो ये गिर जाता है जड़त्व के कारण। जो न्यूटन ने नियम दिए थे, न्यूटन के तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे भी जाते हैं, आगे मैं इसके एक्सप्लेन करूँगी। तो जड़त्व में इसका नॉर्मल आप लिखेंगे जड़त्व के कारण। इसका रीजन क्या होता है जड़त्व का? जैसे एक इसने बोला ग्लास पे, ये कोई ग्लास है, इस पर एक गत्ता रखा हुआ है, तो इसमें जो सिक्का रखा है वो क्या, जब जैसे हटाएंगे तो ये नीचे ही क्यों गिरेगा? तो इसका ये रीजन है कि पहले तो ये दोनों विराम अवस्था में होते हैं, गत्ता भी और इस पर जो सिक्का रखा है वो भी। जैसे में इससे हाथ से टच करते हैं गत्ते को, तो गत्ते में तो गति उत्पन्न हो जाती है, पर जो सिक्का वो हमारा विराम अवस्था में ही रहता है। तो जैसे इस गत्ते में गति उत्पन्न होगी, इसको हटाएंगे ये तुरंत नीचे गिर जाएगा। नॉर्मल आप लिखेंगे जड़त्व के कारण इसका रीजन। ठीक है, जड़त्व के और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे पेड़ को जोर से हिलाने पर उसके फल नीचे गिर जाते हैं, ये सब प्रथम नियम ही है इनके, इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसके बाद किसी बस को अचानक से चल जाने से यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, ये भी सी एग्जाम्पल है। अगर कंबल को छड़ी से पीटेंगे तो हाथ में लेकर झटका देंगे तो ज़मीन पर जोर से पटकने से उसके जो कण होते हैं धूल मिट्टी के, जो अलग हो जाते हैं। ये भी आपका फर्स्ट लॉ ही है, जड़त्व है। इसी तरह से बंदूक की जो छर्रे होते हैं, गोली चलती है तो खिड़की कांच में एक स्पष्ट छेद सा बन जाता है,
और कांच चटकता नहीं, बस एक होल सा बन जाएगा, ठीक है। ये भी इसी के कारण होता है, क्योंकि वो स्पीड से निकलता है एकदम से। और भी होते हैं, जैसे रेलगाड़ी हो तो इसमें एक गेंद को आप ऊपर उछालेंगे तो फिर उसी स्थान पर वो वापस आ जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लंबी कूद का खिलाड़ी अगर उसको जंप करनी होगी तो बहुत दूर से पहले तेज दौड़ता है, तभी वो ऐसा कर पाता है। अगर कोई गाड़ी चल रही है अचानक से रुक जाए तो उसके पीछे जो यात्री बैठा होगा तो वो आगे की ओर झुक जाता है। ये सब क्या है, इसी जड़त्व या पहले नियम के वजह से एग्जाम्पल है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आगे देखो, चाल तथा वेग में दो अंतर लिखिए। दो है तो सिंपल सा लिख दो कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। अदिश सदिश क्या होती है वे भी आगे जो आएगा 4 नंबर में तब मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो आप पहला अंतर लिखेंगे, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। दूसरा लिख देना, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, इसी तरह से वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। और चाल को बी से लिखते हैं, वेग को बी से। इस तरह से ये हो गया। दो अंतर पूछे थे, दो बहुत हैं। उसके बाद त्वरण कैसे कहते हैं, खूब पूछा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से लिखते हैं। ये है एक सदिश राशि है, इसका मात्रक जस्ट अभी मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी खूब पूछा जाता है। ये हो गया। उसके बाद इस अथवा में क्वेश्चन दिया है, बल का आवेग समय परिवर्तन के बराबर, तो ये प्रूफ करना है। इससे पहले ऑब्जेक्ट में भी आया था कि संवेग परिवर्तन दर किसके बराबर होती है, बल के आवेग की। आप ये कर लो। या फिर इसमें देखो, गुरुत्वाकर्षण जी तथा जी में संबंध बताना, ये फॉर्मूला है, इसको प्रूफ करके लाना है। इस वाली जी का मान क्या होता है, 10 स्मॉल वाली, और जो कैपिटल जी है इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11। और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था, F बराबर G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी के मान याद रखना, ठीक है। तो ये इनका नियम है, m1 m2 r स्क्वायर। मतलब दो वस्तुओं के गुणनफल के बराबर ये गुणनफल होगा, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये चाहिए कॉलोनी सबसे बेस्ट है आपका। सदिश सदिश राशि खूब पूछा जाता है एग्जाम में, 4 नंबर में ये क्वेश्चन। तो सदिश राशि और अदिश राशि देखो क्या होती हैं। सदिश राशि देखते हैं, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा बताना भी आवश्यकता होता है। मतलब आपको पूरा अर्थ मिलना चाहिए, परिमाण भी बताओ उसका, ये परिमाण है, और साथ साथ दिशा भी बताना, जिससे ये बात पूरी हो जाए, तो वो राशियां कहलाती हैं सदिश। इसका जस्ट उल्टा कर लो, अदिश राशियां वो होती हैं दिशाहीन। मतलब केवल परिमाण बता दो, और उसमें अभी मैंने आपको बताया था परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना होता है। पर अदिश राशि में क्या होता है, अदिश मतलब इसमें दिशा ना हो, दिशा बताना जरूरी नहीं होता है इसमें, ठीक है। ये अदिश है यहाँ पे। तो इसका जस्ट उल्टा कर लो कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण बताया जाता है तो वे अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे अदिश राशि सदिश राशि के एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं। सदिश राशि देखो, सदिश राशि कौन कौन सी है आपकी, मैं ओरल बोल दे रही हूँ। बल, वेग, संवेग, आवेग, ये सब आपकी सदिश राशियां हैं। वेग और अदिश राशियां पूछी जाती, दूरी, विस्थापन आपकी सदिश राशि है। दूरी, चाल, ये सब आपकी क्या है, अदिश राशियां हैं। द्रव्यमान, भार, ये सब अदिश राशियां हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो आप इस तरह से इसका अंतर लिख सकते हैं। अदिश राशियों को जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग के लिए कौन सी विधि करते हैं, साधारण गणितीय विधि का प्रयोग करते हैं। और सदिश राशियों को जोड़ने घटाने के लिए एक नई बीजगणितीय वेक्टर का यूज करते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं इनके अंतर एग्जाम्पल के साथ, ये हो जाएगा। फिर ये गति के समीकरण जो 3 होते हैं कौन कौन से, बी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। यू ब्राह्मण अवस्था में 0 होता है। एक हमारा ये बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
दो ये हो गए, और तीसरा आपका जिसमें पूछा गया वो s बराबर यू टी 1/2a t²। यू यहाँ पे दूरी है, भ्रामवस्था में 0 हो जाता है। s हमसे पूछी गई दूरी, a त्वरण होता है, t टाइम होता है। तो इस सूत्र को प्रूफ करके लाना कैसे आएगा, और एक नीचे आपका सवाल दे रखा है, तो मैं आपको सम से बता दे रही हूँ कैसे करना है। देखो मीटर त्वरण को मैंने भी आपको बताया, ए से लिखते हैं, 4 हो गया। टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड। पूछा क्या, एस, तो एस बराबर फार्मूला ये दे ही रखा है नीचे, ये रख देंगे हम वैल्यू इसमें डायरेक्ट। एस बराबर यू का मान 0 भ्रामवस्था में, टी का मान 10 प्लस 1/2, ए का मान हमसे 4 दे रखा है, टी का मान 10 को 2 टाइम्स लगेगा, इस पर स्क्वायर लगा 10 × 10, ठीक है। 1/2 हो ही गया यहाँ से। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, 10 का कर लो 100, और 2 से ये कट गया 2 टाइम्स, क्योंकि अपॉन में था, तो 200 आएगा। एस बराबर 200 मीटर, दूरी का मात्रक मीटर होता है, 200 मीटर। क्योंकि ये 1/2 ऐसे है ना, ऐसे करके यहाँ पे देख लो, 2 से ये 2 कटेगा, इसका सबका गुणा कर देंगे, 10 × 100, 100 × 200, तो 200 मीटर आ जाएगा। या फिर न्यूटन के तीनों नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये खूब पूछे जाते हैं, तो मैं आपको तीनों एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ। पहला नियम न्यूटन का क्या है, इन्होंने बताया था कि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, और विराम में है तो विराम में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला नियम है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, बहुत पूछा जाता है कि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, विराम में है तो विराम में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। इनका पहला नियम हो गया। जड़त्व का भी नियम यही होता है, सेम जो पहला नियम है। दूसरे नियम में क्या बोला था कि सम्वेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है, ये हो गया। थर्ड भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं कि आप कोई क्रिया करोगे तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होगी, ठीक है। जैसे हमने किसी पे एक बल लगाया तो उधर से भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बंदूक से जब गोली दागते हैं तो वो पीछे को झटका देती है, ये इसका तीसरा नियम ही कहलाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं इसके थर्ड वाले नियम के, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। सेकंड बता दें, तीसरा में आपको क्रिया प्रतिक्रिया का बल मिलता है, कोई भी आप काम करोगे तो उसके अनुसार आपको दूसरा काम भी सेम मिलेगा। और थर्ड लॉ के एग्जांपल मैंने आपको बताई दी। सेकंड लॉ में आपका वही है कि जब कोई, जैसे बैट्समैन जब वहाँ पे मैच होते हैं तो जो बॉल जाती है उसको कैच करते हैं, जो फील्डर होते हैं तो अपने हाथ को थोड़ा पीछे खींच लेते हैं कैच करते वक्त, ये आपका द्वितीय नियम होता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि रॉकेट किस पे काम करता है, तो रॉकेट आपका क्या संवेग परिवर्तन पे, ठीक है, इसको ध्यान रखना, पूछा जाता है। और थर्ड वाले के एग्जांपल बंदूक वाला मैंने बता ही दिया कि पीछे को धक्का लगता है उसको चलाते हैं, और एक कुएं से पानी खींचते समय अगर रस्सी टूट जाए तो इंसान पीछे की ओर गिर जाता है। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया की है कि हमने कोई रिएक्शन किया तो हमें उसका आंसर उसमें मिला। ऊंची खोज जब लेते हैं तो अपने पैरों से ज़मीन को नीचे की ओर दबा देता है जो खिलाड़ी होता है। घोड़े का गाड़ी खींचना ये भी है। और रॉकेट की गति जो होती है वो भी इसी पे होती है। वैसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अगर ऑप्शन में संवेग संरक्षण आए तो आपको वही लगाना है कि रॉकेट की गति किस पे करेगी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको बता दिए, न्यूटन के बहुत पूछे आते हैं। आप देख लेते हैं केमिस्ट्री। सर्वाधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु क्या होते हैं, अणु होते हैं, ये होंगे आपके ठोसों में। सबसे पहले आप ठोस, द्रव, गैस, तीनों के मैं आपको एग्जांपल सुनाती हूँ। ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, इतने पास बिल्कुल स्पेस नहीं होगा, ठीक है। इतने अणु पास पास होते हैं इसीलिए इस पर जो बल होता है बहुत अधिक लगता है, इसीलिए गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। द्रव में थोड़ी थोड़ी दूरी पे होंगे, यहाँ पे, और गैस में बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत। और दूसरा है कि
ठोस का आकार और वह आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस के आकार भी सेम होगा और निश्चित और आयतन भी। द्रव का क्या होता है, आकार तो सेम होता है पर आयतन, आकार और आयतन में क्या होता है कि देखो जिस जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की शेप ले लेते हैं, तो आकार क्या हुआ, अनिश्चित हो गया। ठीक है, आप देखो जैसे ग्लास में किसी चीज़ को लेंगे लिक्विड में तो वो ग्लास की शेप में आ जाएगा, कटोरी में लिया तो कटोरी की शेप में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जिस बर्तन में लेंगे वो उसी की शेप ले लेता है। इसीलिए द्रव का आकार अनिश्चित होता है पर आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आप कंफ्यूज मत होना, बस इसी तरह से एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठोस का क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित। द्रव में आयतन तो निश्चित होगा और आकार अनिश्चित, क्योंकि जिस बर्तन में रखे जाते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं। और गैस में क्या होता है कि आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, इसमें अणु फ्री रहते हैं, स्वतंत्र। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये ठोस बहते नहीं हैं, एक ही जगह रहेंगे। ये द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं और गैस चारों दिशाओं में रहती है। इस तरह से ठोस द्रव गैस में अंतर बहुत पूछा जाता है, आपको आना चाहिए। ठोस के एग्जाम्पल पत्थर, लकड़ी, लोहा, ये आप बोल सकते हैं। द्रव में दूध हो गया, तेल हो गया लिक्विड में, ठीक है, वाटर हो गया। और गैस में जितनी भी गैसेज आती हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब आप उसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए जो पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर ठोस में होगा। ऊर्ध्वपातन भी खूब पूछा जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि वे पदार्थ जब उनको जलाते हैं तो बिना डायरेक्ट वो किस में, बाष्प में बदल जाते हैं। बाष्प में बदलना डायरेक्ट ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एक तो इसमें एग्जाम्पल है नौसादर, हिंदी में नौसादर कहते हैं, और दूसरा है आपका आयोडीन। पर इसमें नौसादर का फॉर्मूला पूछा है। नौसादर का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ये 10th क्लास में सिलेबस में था पहले, बट अब नहीं है। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसका आंसर ये होगा NH4 अमोनियम Cl क्लोराइड। हिंदी में आए तो नौसादर के नाम से आएगा, फॉर्मूले में आप NH4Cl याद रखना। और ये दूसरा आपका आयोडीन। ये मैंने आपको बता दिया, 2 पदार्थ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो फास्फोरस। फास्फोरस का सिंबल क्या होता है बच्चे, फासिस समझ के F कर देते हैं, F नहीं होता, ठीक है, ये फ्लोरीन बन जाता। फास्फोरस को P से लिखते हैं और पोटेशियम को K से, सोडियम को Na से। ये अपने नाम के अकॉर्डिंग इनका दूसरा नाम होता है, जैसे पोटेशियम का कैलियम होता है तो हमने रख दिया, सोडियम को नेट्रियम कहते हैं तो Na बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ नाम से भी अलग होते हैं। तो फास्फोरस पूछा गया है कि एक परमाणु का ये 2 या 3 या 4। तो फास्फोरस की जो संयुक्ता होती है वो 3 होती है, तो क्या हुआ, त्रिपरमाणुक, ठीक है। ऑक्सीजन की 2 होती तो ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होगा। हाइड्रोजन की 1 बैलेंस होती तो वो 1 परमाणुक होगा। तो इस तरह से हो जाता है। फिर सॉर्ट, पदार्थ की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। अभी मैंने आपको ठोस द्रव गैस बताया, तो मोस्टली बच्चों को 3 ही अवस्थाएं पता है कि ठोस द्रव गैस जो पढ़ते आते हैं वही है, पर रियल में 5 होती हैं। अगर आपसे मुख्य पूछे मुख्य कितनी होती तो आप 3 ही बताएंगे ठोस द्रव गैस। अब 3 तो पता है आपको, चौथी सुन लो। चौथी है हमारी प्लाज्मा, ठीक है, और 5वें की भी खोज हुई है तो वो कंडेंसेट, ठीक है। आपको मैं लिख के बता देती हूँ। 4th हमारी प्लाज्मा होगी। 5th देखो इसको क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन। वैसे आपके मुख्य 3 ही है, वो याद होनी चाहिए, पर 5 आपको पता होना चाहिए। आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठीक है। शॉर्ट में बोलेंगे V.A.C, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5वीं अवस्था होगी। ठोस द्रव गैस मुख्य पूछे तो 3 ही बतानी है। 4th आपकी प्लाज्मा है। प्लाज्मा यही जो रक्त बना होता है प्लाज्मा से मिलकर बनता है। और 5th हमारी ये होगी, ठीक है, आइंस्टीन वाला। तो ये आनी चाहिए। नेक्स्ट है दूध से क्रीम किस विधि द्वारा पृथक की जाती है। तो ये है अपकेंद्रण विधि, ठीक है, अपकेंद्रण, इस विधि से निकालते हैं। नेक्स्ट है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें छोटे छोटे
होल होते हैं, छिद्र होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जिससे पानी रिसता रहता है, आपने देखा भी होगा, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो वहाँ से पानी रिसता रहता है तो वो इकट्ठा होता रहता है, इसीलिए पानी का बाष्पन क्रिया शुरू हो जाती है और आसपास की चीज़ें जितना वो आसपास होगा वो सब ठंडा हो जाएगा। तो बाष्पी, इसका आंसर शॉर्ट में लिखेंगे बाष्पीकरण के कारण। पानी की बूंदें रिसती रहती हैं, फिर उससे बाष्पन होता है और वो आसपास का जितना पानी होगा वो सब ठंडा हो जाता है। तो इसलिए गर्मियों में घड़े का जल ठंडा रहता है, किसकी वजह से? बाष्पीकरण की वजह से। अब आपका आएगा क्वथन, बाष्पन, संघनन, जमना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वथन बाष्पन में अंतर भी खूब पूछा जाता है, दोनों अगर आपको आते तो उसका अंतर आप कर सकते हैं। क्वथन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। द्रव से, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ इसको, द्रव से गैस, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्वथन या बाष्पन, इसी को बाष्पन भी कहते हैं, बॉइलिंग या एवेपोरेशन, ठीक है। द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वो क्वथन। उसके बाद देखते हैं वाष्पन, ठीक है। सेकंड है हमारा बाष्पन। तो बाष्पन में क्या आएगा? द्रव से बाष्प में बदलना। अभी बाष्पीकरण बताया था, तो द्रव से बाष्प का बनना बाष्पन कहलाता है। और अभी मैंने आपको बताया था क्वथन, क्वथन क्या था? द्रव से गैस में बनना आपका क्वथन कहलाता है या वाष्पन। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा क्या पूछा गया है इसमें? संघनन। संघनन क्या होता है? गैस से ठोस अवस्था में, कंडेंसेशन बोलते से, गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अब बच्चा क्या? जमना या हिमीकरण या फ्रीजिंग बोलते हैं इसे, हिमीकरण या जमना। इसमें क्या होता है कि द्रव से ठोस अवस्था में बदलना। सब एक जैसे लग रहे होंगे, पर आप एक दो बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर कोई पदार्थ द्रव से गैस में चेंज हो रहा है तो आपका क्या कहलाएगा? क्वथन या बाष्पन। द्रव से बाष्प में बदल रहा है, ठीक है, तो बाष्पीकरण हो गया। गैस से ठोस में बदल रहा है तो क्या हो गया आपका? संघनन। और द्रव से ठोस में बदल रहा है, मतलब द्रव से, जैसे पानी है लिक्विड फॉर्म में है, जम के ठोस बर्फ बन गया ना वो, तो जमना हो गया ना, हिमीकरण। तो द्रव से ठोस में बदल रहा है तो हिमीकरण हो गया, या जमना कहलाएगा। गैस से ठोस में संघनन हो जाएगा, ये बाष्पीकरण हो गया, ये क्वथन हो गया द्रव से गैस। ये चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछ लिए जाते हैं। क्वथन बाष्पन में अंतर और खूब पूछा, ये शॉर्ट में लिख लो। बाष्पन की क्रिया कैसे होती है? धीरे धीरे। और क्वथन की होती है तेजी से, ठीक है। और वाष्पन की क्रिया होती है प्रत्येक ताप पर, और क्वथन की क्रिया होती है एक निश्चित ताप पर। ये पॉइंट लिख लो, 3 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। क्वथन की क्रिया कैसे होगी? तेजी से, वाष्पन की धीरे धीरे। और क्वथन की क्रिया होती है आपकी प्रत्येक एक निश्चित ताप पर होगी, ठीक है। क्वथन की क्रिया जो होती है एक निश्चित ताप पर होती है, वाष्पन की प्रत्येक ताप पर होती है। तो इस तरह से आप इसको याद रखना। और ये क्रिया केवल द्रव से स्वतंत्र की ओर होती है, कौन सी? वाष्पन। और जो संपूर्ण द्रव में होगी वो क्वथन। और द्रव के जो आसपास के अणु वातावरण को ठंडा रखते हैं वो बाष्पन या बाष्पीकरण की वजह से, जैसे अभी मैंने घड़े वाला बताया था एग्जाम्पल। और आपने देखे होंगे जो थिनर होती है, नेल पेंट जो से छुटाते हैं, तो अगर वो हाथ में रखो तो आपको ठंडा फील होगा। किसी की बूंद गिर जाए तो इस स्प्लिट को ले लो, तो ये भी आपको ठंडा होगा बाष्पीकरण के वजह से। आई होप आपको अच्छे से हो गया होगा क्लियर। अब देख लेते हैं, इसी के चॉइस में दे रखा है आपका मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। ये भी खूब पूछा जाता है, आपको आना चाहिए मिश्रण और यौगिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक साइड मिश्रण लिखोगे आप, एक साइड यौगिक। मिश्रण क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व जब किसी भी अनुपात में मिले हों तो वो आपका मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी और पानी का ले लो,
ठीक है। यौगिक क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, पर इसमें क्या यौगिक में निश्चित अनुपात में मिले होंगे। ठीक है। जो यौगिक होता है ना, वो हमारा क्या होगा, शुद्ध होगा, और जो मिश्रण होता है वो आपका समांगी विषमांगी या अशुद्ध दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है। और यौगिक के कणों को जो अवयव होते हैं वो भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते यौगिक में, और मिश्रण में अलग कर सकते हैं। ठीक है, उनके अवयवों को अलग किया जा सकता है। यौगिक में क्या आएगा, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गई, ये आपके यौगिक कहलाएंगे। और जो मिश्रण होगा, जैसे वो वायु हो गया, वायु पूछा आता है, मिश्रण में आता है वायु। ठीक है। और दूध, ये मिश्रण में आ जाएगा। और जो यौगिक होते हैं शुद्ध होते हैं, जैसे नमक, चीनी। इस तरह से आप इनके पॉइंट आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, परमाणु किसे कहते हैं, और डाल्टन का परमाणु बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है खूब। तो परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु है छोटा कण होता है अविभाज्य, ठीक है, जिसको विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य पूछा था, कैसा है कण, अविभाज्य। और ये रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, इसको परमाणु कहते हैं। अणु इसका जस्ट उल्टा है, अणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है। और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, कौन, परमाणु। इनमें भी अंतर आता है, पूछ, ये भी याद होना चाहिए। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। अणु क्या होते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते और ना ही रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु ये अविभाज्य कण है। ये हो गया इन दोनों में अंतर। अब डाल्टन का परमाणु क्या होता है कि डाल्टन जो 1808 ईस्वी में इन्होंने बोला था कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इन्होंने बोला था कि प्रत्येक पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बनता है। ठीक है, यही जो डाल्टन था इनका सिद्धांत था। इन्होंने बोला था कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर प्रत्येक पदार्थ बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये सब किसने बोला था, जॉन डाल्टन ने। तो इन्हीं का सिद्धांत था। और ये भी बोला था कि इनके द्रव्यमान, आकार, गुण ये समान होते हैं, निश्चित परमाणु द्रव्यमान होते हैं। ये सब इनका सिद्धांत आपको लिख देना है। उसके बाद आपका आएगा विलयन किसे कहते हैं, विलय और ब्लैक। इससे पहले आप विलय और ब्लैक समझ लो। विलय और ब्लैक क्या होता है, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि परमाणु का जो आधुनिक सिद्धांत बना था उसमें परमाणु को विभाज्य माना गया था। ठीक है, पर डाल्टन ने अविभाज्य बोला था। आधुनिक में बोला गया था कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस, और न्यूट्रॉन पर उदासीन, कोई चार्ज नहीं होता। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी करा रखी है, उस पर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी, ईंट इससे, पर मतलब प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, नाच न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो इस तरह से आप रखना, याद रखना कि अगर इनकी खोज पूछी जाए तो ये आप आराम से कर सकते हैं। अब देखते हैं विलयन, विलय और ब्लैक एक साथ तीनों ही समझ लेते हैं। विलयन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब क्या होता है, जो आपस में दोनों पूरी तरह से घुल जाए। जैसे नमक और चीनी का विलयन ले लो, समांगी मिश्रण है, इसमें आपको अलग नहीं देख पाओगे, वो पूरी तरह से उसमें घुल जाएगा। तो विलयन इसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब आपको विलय और ब्लैक पता होना चाहिए। विलय मतलब सॉल्यूट, ठीक है, ब्लैक मतलब सॉल्वेंट। तो द्रव में घोला जाने वाला पदार्थ विलय कहलाता है। द्रव में घोले जाने वाला पदार्थ क्या कहता है, विलय कहलाता है। जैसे हमने पानी लिया और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो ब्लैक होता है, और वह द्रव जिसमें विलय को घोला गया वो आपका ब्लैक है। जैसे कि इसमें पानी भरा हुआ है बीकर में, ठीक है, इसमें हमने शुगर को मिलाया है, चीनी को मिलाया है, तो किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, पानी की, तो पानी यहाँ पे ब्लैक है।
सार्वत्रिक विलायक होता है, पानी हमेशा विलायक का काम करेगा, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें किसको घोला गया? शुगर को, चीनी को घोला गया है, तो ये हमारा विलय है। ठीक है, इसकी मात्रा कम होती है जिसको घोला जाता है, और जिसमें ये घोला गया है वो आपका विलायक कहलाता है। चीनी को किस में घोला गया? पानी में, तो पानी आपका विलायक हो गया। अब सिंपल से याद रखना कि जिसकी मात्रा कम है वो विलय होगा, और जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो विलायक होगा। पानी में नमक का घुलना, तो नमक विलय हो जाएगा, पानी विलायक, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, नमक की कम। इस तरह से ये आप इसमें विलय विलायक लिख सकते हैं। ठीक है, और विलयन में आप इसके गुण लिख देंगे, समांगी हो सकता है। ठीक है, और दो तत्वों को मिलाकर बनता है समांगी मिश्रण, इस तरह से आपका हो जाएगा। ये हो गया। अब आपका था बायो। बायो में ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं, तो सिंपल सा होता है। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहते हैं? ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, क्योंकि सारी क्रिया इसी के अंदर होती हैं। और लाइसोसोम आत्महत्या की तहली इसको बोलते हैं, उसी के अंदर ये बनते हैं, उसी के अंदर फूट जाते हैं, इसलिए बोलते हैं आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ये दिया था स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में ये दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की। ये भी याद रखना, खूब पूछे जाते हैं। और कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की थी, और स्लेडन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। और जो व्हीटकर है, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण किया था, मोनेरा, प्रोजेस्टा, ये सब बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो गा नंबर, अरेखित पेशियां पाई जाती हैं। अरेखित रेखित पेशियां क्या होती हैं? अरेखित पेशियां वो होती है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। मतलब हमारे हाथ में नहीं होता, ये अपने आप खुद ही होते हैं। जैसे आँख के पलक का झपकना, ये नॉर्मली नेचुरल होता है। तो सारी शरीर के अंदर जितनी भी क्रिया होती है वो आपके अनैच्छिक। जो हृदय पेशियां होती हैं, इस पर अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों गुण पाए जाते हैं। और रेखित पेशी क्या होती है? जिन्हें हम अपने इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं। शरीर के जिन अंगों से हम इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं या मोड़ सकते हैं, जैसे हाथ ले लो, इसको जब चाहते इधर मोड़ सकते हो पैर का, तो ये सब आपके रेखित हो जाएंगी। तो जांग तो होगी नहीं, इनको तो आप मोड़ सकते हो, बाਹਾਂ का भी नहीं होगा। हृदय मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों होती है, रेखित अरेखित। बच्चा क्या आमाशय, तो इसके अंदर ये पाई जाती हैं। ऐसी पेशी जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, इन्हें अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं, और रेखित को ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी एक अपने आप में क्वेश्चन है। अब आपको बताना कि किन जंतुओं का शरीर छिद्र में होता है, मतलब छोटे छोटे होल होते हैं, तो ये होते हैं पॉरीफेरा में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका साइकॉन, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। फिर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या होता है? इसमें एक कोष के जीव आते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। मोलस्का। अच्छा, सबसे बड़ा संघ आपका है, सबसे बड़ा संघ पूछा था आर्थ्रोपोडा। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर पूछे तो आपका वो मोलस्का ही है। इनमें ज़्यादातर जंतुओं का शरीर एक कवच से ढका होता है, जैसे सीप, घोंगा, ये सब इसके अंदर आते हैं। मोलस्का में कोमल शरीर वाले होते हैं और कवच से ढका होता है शरीर इनका। ठीक है, सीप, घोंगा, ये मैंने आपको बता दिए। एनिल्डा में आपका केचुआ हो गया, जोंक हो गया, नेरीस, इनका शरीर खंडयुक्त होता है, ये आते हैं। तो आपको आने चाहिए, क्योंकि आपको लक्षण पूछ लेता किस एक का लक्षण बताओ, तो मैंने आपको चारों समझा दिए हैं। ठीक है, फिर देखो लास्ट में आपके 2-2 नंबर में, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो अमीबा में एक कोशिका कला होती है, पाई जाती है, उसी के द्वारा ये भोजन को ग्रहण करता है, अंदर की ओर ले जाता है। ठीक है, नारियल में खूब पूछा था, नारियल में रेशेदार छिलका किसका बना होता है? तो ये बना होता है स्क्लेरन कायमा का। ठीक है, इसका लेरन कायमा, और बहुत ही कठोर होता है। ये मृत कोशिका का बना होता है, ये याद रखना। ठीक है, नारियल का आपने देखा ही है, मजबूत होता है ये स्क्लेरन कायमा, ये नारियल के छिलके में पाया जाता है। अब जैसे मैं भी आपको बता रही थी संघ के लक्षण, तो उसके अंदर ही आपसे पूछा गया सरीसृप, और इधर आया पक्षी के लक्षण।
ये आपको आने चाहिए। प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक ये बता दूंगी, फिर उसके बाद तंत्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया और जैव विविधता, फिर आपका ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट। वीडियो लॉन्ग भले ही हो गया, पर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सरीसृप। इसके अंदर सारे कौन से आते हैं? रेंगने वाले प्राणी आते हैं, ठीक है, जो रेंग के चलते हैं, जैसे सांप वगैरह हो गया, छिपकली हो गया, ठीक है। तो आपसे 2 नंबर में पूछा तो मैं आपको 2-3 पॉइंट बनाते हुए आपको 7-8 पॉइंट आने चाहिए। सरीसृप के लक्षण क्या होते हैं कि ये रेंग के चलते, सबसे बेस्ट यही है। असमतापी होते हैं, इनका बदलता रहता है। असमतापी का मतलब जो टेम्परेचर होगा बॉडी का वो बदलता रहता है। और इनकी त्वचा जंतुओं को होती है सूखी एवं खुरदरी होती है। ये जंतु दीवार, जमीन, पेड़ पर रेंग कर चलते हैं। कंकाल, अंतकंकाल जो होता है बस्तियों का बना होता है। इनमें 2 जोड़ी पैर भी होते हैं, ठीक है, पर सांप में पैर नहीं पाए जाते हैं। जो सांस लेते हैं ये फेफड़ों से लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं ये। और इनका जो शरीर होता है सिर, गर्दन, धड़, पूंछ में बटा होता है। तो ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल सांप, छिपकली, गिरगिट, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब इसमें एग्जाम्पल आते हैं। तो मैंने आपको लॉन्ग में भी बता दिया है। 2 नंबर में तो आप 2 पॉइंट लिख दो, बहुत है। फिर पक्षी की और बता देती हूँ साथ में ही। पक्षी का नॉर्मल सा है कि इनके जबड़े, इनमें जो पक्षियों में चोंच पाई जाती है उसमें दांत नहीं होते, और जो चोंच होती है वो, जो जबड़े होते हैं वो चोंच के रूप में पाए जाते हैं, और चोंच में दांत नहीं होते, ठीक है। इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं, बहुत ही हल्की होती हैं। और हृदय जो होता है वो 4 बेस का बना होता है, 4 चैम्बर होते हैं, ये याद रखना। 4 कक्ष होता है, जैसे मनुष्य का होता है वैसे ही इनका। और चोंच व सिर के बीच में इन पे 2 होल होते हैं नाक के पास, जिससे नासाछिद्र कहते हैं। अधिकांश पक्षी जो होते हैं वो घोंसला बना के रहते हैं। और पैर जो होते हैं इनके, जो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, जो कि उड़ने में हेल्प करते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे पॉइंट बना के लिख सकते हो। और जो मादा पक्षी होती है वो अंडे देती है। एग्जाम्पल कबूतर, तोता, घरेलू चिड़िया होगी, कौवा, मोर, कोयल, बतख, सारस, उल्लू, गौरैया, चील, बुलबुल, बहुत सारे एग्जाम्पल है पक्षी के, आप लिख सकते हैं। सरीसृप पक्षी, आर्थ्रोपोडा, प्रोटोजोन के लक्षण आपको आने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ये देख लेते हैं। अंतर बहुत पूछे जाते हैं बायो में। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि ज़्यादातर कोशिकाएं इसमें छोटे से होती हैं, छोटे आकार की। यूकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिकाएं बड़ी होती हैं। इसमें कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोकैरियोटिक में, कोशिका झिल्ली में मीसोसोम्स पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में मीसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो अमीनो शर्करा, इसकी बनी होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। इनमें डीएनए 70S प्रकार के होते हैं, इनमें 80S प्रकार के होते हैं। 70S, इसमें 80S प्रकार के। एग्जाम्पल लिख लो, प्रोकैरियोटिक में जीवाणु, नीले हरे शैवाल, ये सब आते हैं। इसमें सारे उच्च श्रेणी के पौधे और सभी जीव जंतु आते हैं, उच्च श्रेणी के। इसके बाद तंत्रिका कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया की भी संरचना आपको सचित्र वर्णन देना है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ये 1 नंबर पूछ लिया जाता है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है, ये भी पूछा जाता है। इसकी लंबाई 1 मीटर तक लंबी होती है। इसका भी आपको सचित्र वर्णन करना है पूरा, ये आप इसको अच्छे से कर लेना। इसमें एक्सॉन ये सब पाए जाते हैं। अब आपका आया लास्ट में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में से एक एग्जाम्पल डायग्राम के साथ पूछा जाता है, इसको आप तैयार कर लो। जैव विविधता, एक ही क्षेत्र में विशेष जाति के, जो अलग अलग जाति के जीव जंतु रहते हैं उसी को जैव विविधता कहते हैं। अलग अलग जाति की जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो सब एक जगह जो रहते हैं वो आपकी जैव विविधता कहलाती है। इसी के आधार पर वर्गीकरण किया गया। अब इतने सारे अलग अलग
वैरायटी के जो कि इसमें पाई जाती हैं जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, तो उनको याद करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी थी कि एक एक क्वालिफिकेशन के मतलब एक ही कैरेक्टर के एक एक संघ में सब रखते गए, जिससे कि याद करने में प्रॉब्लम ना हो किसी को, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं लॉन्ग में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से मैं आपका इंग्लिश और हिंदी का अपलोड कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।